हाँ जी, लेटेस्ट स्टार्ट। तो देखो, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है रेशियो एनालिसिस। टॉपिक का नाम है रेशियो एनालिसिस। देखो, ये जो टॉपिक है रेशियो एनालिसिस, ये आपके लिए मैं कहूं तो बिल्कुल नया तो नहीं होता। सबसे पहले प्रैक्टिकल चैप्टर में रेशियो एनालिसिस करने के पीछे पर्पज यही है कि ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बिल्कुल नया नहीं होता। लेकिन आप जो 12th क्लास वगैरह में देखकर आते हो, एज इट इज वैसा भी नहीं होता, उससे कुछ एडवांस्ड भी होता है। तो बेटर ये होता है हमेशा कि अगर मुझे थोड़ा सा कुछ आता है, अगर मुझे उसमें एडिशन करना हो चीजों का, तो मैं उसको ज्यादा बेटर तरीके से एक बार अंडरस्टैंड कर सकता हूं। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल चैप्टर में रेशियो एनालिसिस स्टार्ट करने के पीछे दो रीजन है। एक, आप थोड़ा पढ़ के आते हो। दूसरा, ये जो टॉपिक है ये आगे के टॉपिक को समझने में हमारी काफी ज्यादा हेल्प करता है। रेशियो एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो एक प्रैक्टिकल चैप्टर है और एग्जाम में आप 8 नंबर तक के क्वेश्चन इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो, प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं तो ये कहना कि भाई आएगा ही आएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि रेशियो एनालिसिस नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है, बट मैं कहूं नहीं आएगा ही आएगा। फिर प्रोफेशनल एग्जाम्स है, एग्जामिनर का मन करेगा तो पूछेगा, नहीं करेगा तो नहीं पूछेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई आएगा ही आएगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा नॉर्मली आता है। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 8 नंबर तक की जो वेटेज है वो इस चैप्टर में से एक्सपेक्ट करते हुए चल सकते हो। सबसे पहले देखो, टॉपिक का नाम क्या है? रेशियो एनालिसिस। सर, इस टॉपिक में अपने को पढ़ना क्या है? इस टॉपिक में अपने को क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन देखना है। उस इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे रेशियो क्या होता है, एनालिसिस का मतलब क्या है, रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या है, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में। देन रेशियो एनालिसिस में काफी सारे रेशियोज कैलकुलेट किए जाते हैं। एज यू नो, 12th क्लास अकाउंटिंग में आपने कैलकुलेट किए हुए होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, देन हम देखेंगे टर्नओवर रेशियोज ऑल्सो नोन एज एक्टिविटी रेशियोज, देन हम देखेंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, और देन हम देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। इन रेशियोज में से काफी सारे रेशियोज आप 12th क्लास में देखकर आते हो, काफी सारे नहीं भी देखकर आते, कुछ नए रेशियोज भी आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप 12th क्लास में नहीं करके आते, अपने को यहां है एक वैरायटी और गिवन है कि हमारे पास रेशियोज गिवन होंगे, हमें उन रेशियोज की हेल्प से फिगर कैलकुलेट करके उसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रख के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। और सिमिलरली हमें रेशियोज गिवन होंगे, उन रेशियोज की हेल्प से हम फिगर्स कैलकुलेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो रेशियो से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और रेशियो से बैलेंस शीट बनाना, ये भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, तो हमेशा मेरा यह मानना है कि जो चैप्टर का नाम हो, सबसे पहले हमेशा उस चैप्टर के नाम को हमें समझना चाहिए कि सर ये जो चैप्टर का नाम है इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले इसमें यूज किया गया है वर्ड रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है? देखो, रेशियो का मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं, रेशियो कहो आप, प्रपोर्शन कहो, एक ही बात होती है। रेशियो सिंपली क्या होता है? जब हम एक फिगर को किसी दूसरी फिगर से डिवाइड करते हैं और जो रिजल्ट हमारे सामने आता है उसको बोला जाता है रेशियो। तो रेशियो क्या होता है? व्हेन वन फिगर ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट is divided by another figure of financial statement। इसका मतलब सर, रेशियो जो कैलकुलेट किए जाते हैं वो विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैलकुलेट किए जाते हैं, क्योंकि हमें दो फिगर्स की जरूरत होती है रेशियो के लिए, और वो दोनों ही फिगर अपने को कहां से मिलती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कवर होता है, तो बैलेंस शीट भी कवर होती है। मतलब अपने को वेरिएबल्स, अपने को कंपोनेंट्स, अपने को फिगर्स कहां से मिलेगी? सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की जो फिगर्स होती है उनकी हेल्प से रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। द रिजल्ट इज नॉन एज रेशियो। तो अगर आपसे सिंपली रेशियो की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप कह सकते हो
सर जब एक फिगर को दूसरी फिगर से डिवाइड किया जाता है तो उसको रेशियो बोला जाता है। अगर मैं यहां पे एफएम के अंदर रेशियो की बात कर रहा हूं, इसका मतलब यह है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की दो फिगर को कंसीडर करके जो रिजल्ट आता है उसको रेशियो बोला जाता है। तो रेशियो की प्रॉपर डेफिनेशन क्या कह सकते हो आप? सर ये रेशियो इज ए स्टेटिस्टिकल मतलब सर पास्ट पीरियड का जो अपने पास डेटा होता है उसके हम रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। तो स्टेटिस्टिकल एक हमारे पास क्या है, डेटा होता है। ए रेशियो इज ए स्टेटिस्टिकल यार्डस्टिक मतलब होता है पैरामीटर दैट प्रोवाइड्स ए मेजर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, जिससे अपने को क्या पता चलते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में बिटवीन फिगर्स क्या रिलेशनशिप है। जैसे मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दूं, करंट रेशियो का फॉर्मूला सबको पता होता है सर, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अगर ये करंट रेशियो कैलकुलेट होके आया से एग्जांपल 2, इसका मतलब ये होता है कि सर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से डबल है। एक ऑर्गेनाइजेशन के पास करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से दुगनी है, और एसेट्स लायबिलिटी के कंपैरिजन में ज्यादा होना ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहीं ना कहीं एक फेवरेबल सिचुएशन होती है। इसका मतलब ये होता है कंपनी अपनी करंट लायबिलिटी को टाइमली बेसिस पे कर पाएगी, क्योंकि कंपनी के पास 2 गुना करंट एसेट्स है इन कंपैरिजन विद करंट लायबिलिटी। तो रेशियो क्या है? एक स्टेटिस्टिकल यार्डस्टिक है, एक पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम मेजर कर सकते हैं कि दो फिगर्स के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है। जो रेशियोज होते हैं उनको आप सिंपल प्रोपोर्शन में इंडिकेट कर सकते हो, लाइक 2:1। जैसे आपने सुना हो तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज हो गए, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज हो गए, ये क्या है? सिंपल प्रोपोर्शन में इंडिकेट किए जाते हैं। जैसे करंट रेशियो है उसको आप 2:1 लिखते हो, इसका मतलब है करंट लायबिलिटी अगर 1 रुपए है तो करंट एसेट्स हमारे पास उसके कंपैरिजन में 2 रुपए है। या फिर जो रेशियोज होते हैं वो नंबर ऑफ टाइम्स में भी इंडिकेट किए जा सकते हैं। अगर मैं कहूं सर इसको 2:1 ना लिखा जाके मैं केवल 2 लिखूं, तो इसका मतलब यह है कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का 2 गुना है, 2 टाइम्स। तो रेशियो जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स में भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी रेशियोज, टर्नओवर रेशियो जो होते हैं वो नंबर ऑफ टाइम्स में इंडिकेट किए जाते हैं। तीसरा, रेशियोज परसेंटेज टर्म में भी हो सकते हैं, लाइक 20%, 50%, 60%। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होते हैं वो मोस्टली परसेंटेज टर्म्स में इंडिकेट किए जाते हैं। तो रेशियो जो है वो सिंपल प्रोपोर्शन में हो सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स में भी हो सकते हैं, तो वो परसेंटेज टर्म में भी हो सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रेशियो का मतलब क्या होता है? सर जब एक फिगर को दूसरी फिगर से डिवाइड किया जाता है, जो रिजल्ट हमारे सामने आता है दैट इज नॉन एज रेशियो। रेशियो का एक पैरामीटर है जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ डिसाइड करने की कोशिश करती है कि हमारी पोजीशन क्या है। रेशियो जो है वो सिंपल प्रोपोर्शन में इंडिकेट किए जा सकते हैं, रेशियो नंबर ऑफ टाइम्स में इंडिकेट किए जा सकते हैं, रेशियो परसेंटेज टर्म में इंडिकेट किए जा सकते हैं। रेशियो कैन नॉट बी नेगेटिव। अब अगर मैं आगे चलूं तो मेरे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है अपना रेशियो एनालिसिस। तो सर एनालिसिस का मतलब क्या है? यहां पे एनालिसिस का यहां पे जो मतलब है, रेशियो के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं, रेशियो के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, तो एनालिसिस का यहां पे मतलब होता है कंपैरिजन से। एनालिसिस का यहां पे मतलब होता है कंपैरिजन से। और जो इंडस्ट्री में कंपैरिजन होते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं। इंडस्ट्री में जो कंपैरिजन होते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं। एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन और एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन। इंडस्ट्री में कंपैरिजन 2 तरीके के हो सकते हैं। कंपनी 2 तरीके के कंपैरिजन कर सकती है, वन इज इंट्रा फर्म एंड वन इज इंटर फर्म। इंट्रा फर्म का मतलब होता है जब एक फर्म अपने ही करंट डेटा को प्रीवियस डेटा के साथ कंपेयर करे। अगर मैं कहूं मेरे पास 2020 और 2021 का डेटा अवेलेबल है
और मेरे पास करंट रेशियो है कि 2020 का करंट रेशियो से एग्जांपल 2 है और 2021 का करंट रेशियो 1.5 है। अगर दोनों ही डेटा मेरा है, तो एग्जांपल मेरी कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, 2020 में एबीसी लिमिटेड का करंट रेशियो 2 है, 2021 में करंट रेशियो एबीसी लिमिटेड का 1.5 है। अगर मैं इनको कंपेयर करता हूं तो इस कंपैरिजन को बोला जाता है इंट्रा फर्म। मतलब कंपनी अपने ही करंट ईयर के डेटा को अगर प्रीवियस ईयर के डेटा के साथ कंपेयर करती है, दैट इज नॉन एज इंट्रा फर्म कंपैरिजन। जबकि अगर मैं कहूं एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड और एक दूसरी कंपनी है पीक्यूआर लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड का करंट रेशियो है 2 और पीक्यूआर लिमिटेड का करंट रेशियो है 1.5। अब अगर मैं एक कंपनी का करंट रेशियो किसी दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर कर रहा हूं तो इसको बोला जाता है इंटर फर्म कंपैरिजन। तो इंट्रा फर्म का मतलब क्या है? इन दिस टाइप ऑफ कंपैरिजन द कंपनी कंपेयर्स इट्स करंट ईयर रेशियोज विद प्रीवियस ईयर। जब हम अपने करंट ईयर के रेशियोज को प्रीवियस ईयर के रेशियो के साथ कंपेयर करते हैं खुद के डेटा के साथ, इंट्रा फर्म। जबकि इंटर फर्म की मैं बात करूं तो इन दिस टाइप ऑफ कंपैरिजन द कंपनी कंपेयर्स इट्स करंट ईयर रेशियोज, ध्यान देना, इट्स करंट ईयर रेशियोज विद अदर कंपनीज करंट ईयर रेशियो। मतलब ये जो दो रेशियो मैं कंपेयर कर रहा हूं इस सेम पीरियड के होने चाहिए। से एग्जांपल 2021 के हैं तो एबीसी लिमिटेड का भी ये करंट रेशियो 2021 का होना चाहिए और पीक्यूआर लिमिटेड का भी ये रेशियो 2021 का होना चाहिए। इन द सेम इंडस्ट्री होनी चाहिए। अब मैं मान लो टीज करता हूं, मेरी कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, एक दूसरी कंपनी बनाती है मोबाइल। अब मेरा काम है टीचिंग करना, दूसरी कंपनी का काम है मोबाइल बनाना। तो हम दोनों के रेशियो के कंपैरिजन से किसी तरीके का कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला, किसी तरीके का कोई डिसीजन नहीं निकलने वाला कि मैं अच्छा हूं कि वो अच्छा है, मैं अच्छा हूं या वो अच्छा है। केवल और केवल तभी आप डिसाइड कर सकते हो जब दोनों कंपनी सेम इंडस्ट्री में काम करती हो। एबीसी लिमिटेड अगर टीचिंग इंडस्ट्री में है तो पीक्यूआर भी टीचिंग इंडस्ट्री में ही हो। एबीसी लिमिटेड अगर मोबाइल कंपनी है तो पीक्यूआर भी मोबाइल कंपनी ही हो। तभी और तभी उनके रेशियो के कंपैरिजन से आप आइडिया लगा सकते हो किसकी सिचुएशन ज्यादा बेटर है। तो रेशियो का मतलब हमने समझा चैप्टर का जो नाम है उसके अकॉर्डिंगली, साथ में एनालिसिस का मतलब भी हमने समझा। तो रेशियो एनालिसिस आप कह सकते हो तो रेशियो एनालिसिस एक कंपैरिजन है जिसमें आप क्या कर सकते हो, दो कंपनीज का डेटा या फिर अपने ही करंट ईयर का डेटा प्रीवियस ईयर के डेटा के साथ कंपैरिजन वगैरह कर सकते हो। तो रेशियो एनालिसिस एक्चुअल में क्या है, पूरी डेफिनेशन आपको लिखनी हो तो सर रेशियो एनालिसिस द प्रोसेस, रेशियो के बेसिस पे एनालिसिस। तो ये क्या एक प्रोसेस है, किस चीज की प्रोसेस है, ऑफ डिटरमाइनिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम न्यूमेरिकल रिलेशनशिप इंडिकेट करते हैं, चाहे वो इंट्रा फर्म हो चाहे वो इंटर फर्म हो। न्यूमेरिकल मतलब फिगर्स के बेसिस पे कि मेरा करंट रेशियो ये है, आपका रेशियो ये है, मेरा इस साल का रेशियो ये है, पिछले साल ये था। तो न्यूमेरिकल रिलेशनशिप हम इंडिकेट करते हैं और वो न्यूमेरिकल रिलेशनशिप के लिए डेटा कहां से आता है हमारे पास, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट से हमारे पास डेटा आता है। तो यू कैन से रेशियो एनालिसिस ए प्रोसीजर जिसमें हम रेशियो डिटरमाइन भी करते हैं और उसको इंटरप्रेट भी करते हैं, न्यूमेरिकल रिलेशनशिप इंडिकेट करते हैं। किस बेसिस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे। रेशियो एनालिसिस क्यों कैलकुलेट किया जाता है, तो कुछ पार्टीज होती है इंडस्ट्री में, बिजनेस में, जो कि रेशियो जानना चाहती है। पार्टीज इंटरेस्टेड इन द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर 3 हेड्स। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी पार्टीज रेशियो में इंटरेस्टेड होती है। सर पहला है ऑनर्स और इन्वेस्टर, कंपनी के जो मालिक होते हैं, कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो जानना चाहते हैं कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या है, अर्निंग पर शेयर।
मतलब अर्निंग पर शेयर किस पे डिपेंड करता है सर? कंपनी ने कमाया क्या है, कंपनी का नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है। जैसे कि टीवी में एक शो आता है शार्क टैंक इंडिया, टीवी में एक शो आता है शार्क टैंक इंडिया, उसमें जो सामने बैठे होते हैं, पैनल जो बैठा है, वो जो भी पर्सन आता है इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, उससे जरूर पूछते हैं आपका ग्रॉस मार्जिन क्या है, आपका नेट प्रॉफिट क्या है। क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अगर, तो वो ये जानना चाहते हैं भाई इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे वहां से क्या रिटर्न आने की उम्मीद है। तो ऑनर और इन्वेस्टर कुछ रेशियो जानना चाहते हैं, लाइक एग्जांपल में मैंने आपको बताया कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज वो जानना चाहते हैं। इसके अलावा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वो पर्सन्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने आपकी कंपनी को माल उधार दिया हुआ है। अगर किसी कंपनी ने आपको माल उधार दिया हुआ है तो वो ये जानना चाहेंगे कि उन्होंने आपको जो माल उधार दिया है, क्या आप उनका पेमेंट करने की एबिलिटी रखते हो या नहीं रखते। इसके लिए वो जानना चाहेंगे करंट रेशियो क्या है। क्यों? क्रेडिटर्स जो है दैट इज द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, तो क्रेडिटर्स ये जानना चाहते हैं आपके पास करंट एसेट्स क्या है। अगर आप देखते हो कि भाई एक कंपनी के पास करंट एसेट्स कम है तो आपको लगेगा यार ये टाइमली बेसिस पे पेमेंट नहीं कर पाएगा। अगर उसके पास करंट एसेट्स इन कंपैरिजन विद करंट लायबिलिटी ज्यादा है तो आपको लगेगा हाँ करंट एसेट्स है तो वहां से उनको पैसा आना है, तो वो वहां से पैसा रेज करके पैसा लाकर हमें दे सकते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है मैनेजमेंट कंपनी का, फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव्स। क्यों? फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट जो है उनको जवाब देना है ऑनर्स को, क्रेडिटर्स को, इन्वेस्टर्स को कि भाई आपकी कंपनी की ये पोजीशन क्यों है। तो मैनेजमेंट भी जानना चाहता है हमारे रेशियोज क्या कैलकुलेट होके आए हैं और क्यों कैलकुलेट होके आए हैं, उसमें क्या कमी है, क्यों अच्छा है तो अच्छा है, क्यों कमी है तो कमी है, ताकि वो ऊपर वालों को क्या कर सके, जवाब दे सके। तो तीन पार्टीज हैं जो कि रेशियो जानने में इंटरेस्टेड है। फर्स्ट वन इज ऑनर्स ऑन इन्वेस्टर्स, सेकंड इज क्रेडिटर्स, थर्ड इज फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव कह दो, मैनेजमेंट कह दो, एक ही बात है। एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी पार्टी रेशियो में इंटरेस्टेड नहीं है, इनमें से कौन सी पार्टीज रेशियो में इंटरेस्टेड नहीं है। ऑप्शन 1 आ जाएगा ऑनर्स और इन्वेस्टर, ऑप्शन 2 आ जाएगा क्रेडिटर्स, ऑप्शन 3 आ गया से एग्जांपल फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव और मैनेजमेंट, ऑप्शन 4 कुछ भी गिवन हो सकता है इन तीन के अलावा। तो अकॉर्डिंगली यू कैन गिव आंसर। इन्वेस्टर्स, अब ये लोग जो हैं ये क्यों जानना चाहते हैं रेशियोज, तो मैंने आपको रीजनिंग बता दी है बट यहां पे लिखा हुआ है वो भी आप एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इन्वेस्टर्स डिजायर ए प्राइमरी बेसिस फॉर एस्टिमेटिंग अर्निंग कैपेसिटी। इन्वेस्टर जानना चाहता है आपकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है। मैंने बोला ना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, अर्निंग पर शेयर। तो इन्वेस्टर डिजायर ए प्राइमरी बेसिस फॉर एस्टिमेटिंग अर्निंग कैपेसिटी। ईपीएस पूछ ले बस, अर्निंग पर शेयर पूछते ही आइडिया लग जाएगा आपकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है। दूसरा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में यहां पे दोनों कवर्ड किए गए हैं, दैट इज ट्रेड एंड फाइनेंशियल। ट्रेड एंड फाइनेंशियल, ट्रेड का मतलब क्या है, ट्रेड का मतलब है जिनसे हम माल उधार खरीदते हैं। फाइनेंशियल का मतलब क्या है, फाइनेंशियल में वो कवर होते हैं जिनसे हम लोन लेते हैं, लाइक बैंक वगैरह जिनसे हम लोन लेते हैं। तो क्रेडिटर्स आर कंसर्न प्राइमरी विद लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी कहां से पता चल जाती है सर, आपके पास एसेट्स क्या है और आपकी लायबिलिटी क्या है, वहां से आपकी लिक्विडिटी पता चल जाएगी। अगर आपके पास एसेट्स से ज्यादा है इन कंपैरिजन विद लायबिलिटीज तो लिक्विडिटी है। अगर आपके पास एसेट्स कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, तो आपकी कंपनी लिक्विड नहीं है। एंड एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट एंड रिडीम लोन विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड। तो क्रेडिटर्स और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो भी हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी पेमेंट की एबिलिटी क्या है। जब इंटरेस्ट पे करने की बात आएगी, मान लो आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, इंटरेस्ट पे करने से एग्जांपल क्वार्टरली बेसिस पे, तो क्या आप पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जब लोन रीपेमेंट की बात आएगी, रिडीम लोन का मतलब रीपेमेंट ऑफ लोन की बात आएगी, तो जानना चाहते हैं क्रेडिटर्स वगैरह कि क्या आप उनका लोन टाइमली बेसिस पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। विद इन ए
स्पेसिफिक पीरियड, जो भी पीरियड डिसाइडेड होगा बिटवीन द बैंक्स एंड योर कंपनी, बिटवीन द क्रेडिटर्स एंड योर कंपनी। और मैनेजमेंट क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि उसके बेसिस पे उन्हें ऊपर जवाब देना है या जो भी डिसीजन वगैरह लेने हैं। तो मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड in evolving analytical tools that will measure cost, efficiency, liquidity भी, profitability। मतलब मैनेजमेंट तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता है, क्योंकि उसको देना है जवाब। भाई कॉस्ट क्या है वो ये भी जानना चाहता है, एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी का मतलब क्या है। यहां पे मान लो मैंने 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे हुए हैं, अगर मैंने 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे हुए हैं तो उस इन्वेस्टमेंट को मैं किस तरीके से यूज कर रहा हूं, किस एफिशिएंसी के साथ यूज कर रहा हूं। मैनेजमेंट जानना चाहता है व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, या मैंने 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके कितनी सेल जनरेट कर पाता हूं, ये एफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। और लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी भी जानना चाहते हैं, जो क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर जानना चाहते हैं। क्यों? इनको जवाब कौन देगा, क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर को? जवाब तो फाइनली मैनेजमेंट को ही देना है कि ये सिचुएशन है तो क्यों है। तो सिंपली वी कैन से द रेशियो एनालिसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिटवीन द वेरिएबल्स। यू कैन से तीन पार्टीज है जो इंटरेस्टेड होती है, ऑनर्स कह दो, इन्वेस्टर कह दो, एक ही बात है, क्रेडिटर्स, एंड थर्ड वन इज फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव कह दो या मैनेजमेंट कह दो। क्यों जानना चाहते हैं ये? रीजनिंग भी आपको पता चल गई। इन्वेस्टर अर्निंग कैपेसिटी जानना चाहते हैं, क्रेडिटर्स लिक्विडिटी, मैनेजमेंट कॉस्ट, एफिशिएंसी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, हर पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हैं। तो ये तो बात हुई। तो चैप्टर का नाम है रेशियो एनालिसिस। इस रेशियो का मीनिंग क्या है, एनालिसिस का मतलब क्या है, और क्यों रेशियो एनालिसिस कैलकुलेट किए जाते हैं, कौन कौन पर्सन है जो कि रेशियो एनालिसिस में इंटरेस्टेड होते हैं। आगे बढ़ने से पहले रेशियोज कौन कौन से हमें डिस्कस करने हैं ये जानने से पहले आई विल सजेस्ट यू, आप सबसे पहले कॉपी करना स्टार्ट कीजिए। यहां से सबसे पहले आप कॉपी कर लीजिए, हेडिंग पुट कर लीजिए रेशियो एनालिसिस। चैप्टर का नाम लिखिए सबसे पहले रेशियो एनालिसिस, और उसकी वेटेज लिख लीजिए 0 to 8 मार्क्स, 0 to 8 मार्क्स। नेक्स्ट हेडिंग पुट कर लीजिए, सबसे पहले आप लिख लीजिए रेशियो। रेशियो आप कॉपी कर लीजिए। रेशियो का मीनिंग दो सेंस में, और रेशियो किस किस फॉर्म में इंडिकेट किए जा सकते हैं, सिंपल प्रोपोर्शन, नंबर ऑफ टाइम्स एंड परसेंटेज टर्म्स में।
नेक्स्ट आप हेडिंग पुट कर लीजिए, एनालिसिस का मतलब लिखना है केवल, आप लिख लीजिए एनालिसिस इज इक्वल टू कंपैरिजन। रेशियो एनालिसिस में जब हम वर्ड यूज करते हैं एनालिसिस, तो उसका मतलब क्या होता है? तो रेशियो एनालिसिस में एनालिसिस का मतलब होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन और इसके बाद लिख लीजिए कंपैरिजन का मतलब क्या है यहां पे? तो यहां पे रेशियो एनालिसिस में कंपैरिजन दो तरीके के हो सकते हैं, इट मे बी इंट्राफर्म और इट मे बी इंटरफर्म कंपैरिजन। तो इस स्लाइड को भी आप कॉपी कर लीजिए। तो जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो ये जो थियोरेटिकल डिस्कशन है ये आपके लिए काफी रेलिवेंट हो सकता है कि एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में एमसीक्यूज, उनमें इसी तरीके की चीजें पूछी जाती है। इसके बाद हेडिंग पुट कर लीजिए रेशियो एनालिसिस, और ये जो रेशियो एनालिसिस का मीनिंग है, कौन कौन पार्टीज इसमें इंटरेस्टेड होती है और क्यों इंटरेस्टेड होती है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। आगे अगर हम मूव करें तो अब आते हैं हम अपने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल पोर्शन पे कि सर रेशियोज क्या होते हैं वो तो देखा, अब ये जो इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, मैनेजमेंट है, ये रेशियो जानना तो चाहते हैं। किस किस तरीके के रेशियोज हैं, कौन कौन से रेशियोज हैं जो कि कंपनी कैलकुलेट करती है, इनको बोला जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। रेशियोज को आप ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हो। रेशियोज को आप ब्रॉडली तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो, जिसमें पहली कैटेगरी है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, सेकंड कैटेगरी है एक्टिविटी रेशियोज जिसको टर्नओवर रेशियोज के नाम से भी जाना जाता है, और थर्ड जो कैटेगरी है वो है फाइनेंशियल रेशियोज। तो रेशियोज को ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज एंड फाइनेंशियल रेशियोज। इसमें भी अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो है वो अगेन दो पार्ट में एक तरीके से एनालाइज किए जाते हैं, एक तो इन रिलेशन टू सेल्स और एक इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट। इन रिलेशन टू सेल्स कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करती है, कंपनी ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करती है, कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करती है,
कंपनी नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करती है और कंपनी एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट करती है। ये जो आप यहां पे रेशियोज के नाम देख रहे हो, दीज आर द स्टैंडर्ड रेशियोज। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई कंपनी इनके अलावा कोई रेशियो कैलकुलेट नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है, अपनी डिमांड के अकॉर्डिंगली, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। दीज आर द स्टैंडर्ड रेशियोज जो कि नॉर्मली कंपनीज कैलकुलेट किया करती है। तो इन रिलेशन टू सेल्स ये 5 तरीके के रेशियोज कंपनी कैलकुलेट कर सकती है। इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट अगर बात करें तो कंपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकती है, शॉर्ट में आरओआई के नाम से आपने इसको सुना होगा। कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट कर सकती है, इसको भी आपने शॉर्ट में आरओई के नाम से शायद सुना हो। इसके अलावा कंपनी रिटर्न ऑन टोटल रिसोर्सेज भी कैलकुलेट कर सकती है, जिसको रिटर्न ऑन एसेट्स के नाम से भी कई बार जाना जाता है, रिटर्न ऑन टोटल रिसोर्सेज। तो 5 और 3 8 तरीके के स्टैंडर्ड रेशियोज हैं जो कंपनी कैलकुलेट कर सकती है इन द कैटेगरी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अगर मैं एक्टिविटी रेशियो की बात करूं तो कंपनी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। अगर मैं बात करूं इन्वेंट्री और डेटर्स आर द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, क्रेडिटर्स जो है वो करंट लाइबिलिटी हो गया, ये हो गया फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड टर्नओवर रेशियो, और ये हो गया आपका टोटल कैपिटल से रिलेटेड कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो एक्टिविटी रेशियो में कंपनी 5 तरीके के रेशियोज एनालाइज कर सकती है। फाइनेंशियल रेशियोज में मैं बात करूं तो फाइनेंशियल रेशियोज में भी इसकी 2 कैटेगरीज की गई है, एक है लॉन्ग टर्म और एक है शॉर्ट टर्म। देखो फाइनेंशियल रेशियोज को आप लिक्विडिटी रेशियोज भी बोल सकते हो। इसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन ये जानना चाहती है, या फिर मैं कहूं तो क्रेडिटर्स वगैरह जानना चाहते हैं कि क्या कंपनी जो है वो अपनी लाइबिलिटीज पे करने के लायक है कि नहीं है, कंपनी एबिलिटी रखती है कि नहीं रखती पेमेंट के लिए। अब अगर आपने डिबेंचर इश्यू करे हुए हैं, आपको 10 साल के बाद डिबेंचर रिडीम करने हैं, अब 10 साल जो है वो शॉर्ट पीरियड तो है नहीं, वो तो लॉन्ग टर्म पीरियड है। तो फिर डिबेंचर होल्डर जानना चाहेगा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के बारे में कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एबिलिटी रखती है कि नहीं रखती पेमेंट की। लेकिन मैं अगर एक क्रेडिटर्स हूं जो आपको 3 महीने के लिए माल उधार पे देता हूं, तो मैं जानना चाहता हूं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कि आप 3 महीने के बाद पेमेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो अगर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो जाननी हो तो 4 रेशियोज हम यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, फिक्स्ड एसेट रेशियोज और कैपिटल गियरिंग रेशियो। सिमिलरली शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में हम यहाँ पे 5 तरीके के रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, सुपर क्विक रेशियो एंड डिफेंसिव इंटरवल रेशियो। ये जो रेशियोज हैं आपके सामने आए हैं, टोटलिटी में अगर मैं बात करूं तो 22 रेशियोज हैं, 22 रेशियोज हैं। इनमें से काफी नाम आपने सुने होंगे, तो कुछ नाम आपने नहीं भी सुने होंगे 12th क्लास में। जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूं, रेशियो एनालिसिस नो डाउट हमने पढ़ा है, बट 12th क्लास में पढ़ना अलग बात होती है, प्रोफेशनल लेवल पे पढ़ना अलग बात होती है। वहां पे जो चीजें है वो यहां पे देखने को मिलेगी, उससे कुछ डिफरेंट भी देखने को मिल सकता है और कुछ एडिशनल भी आपको चीजें देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ने से पहले, एक एक रेशियो डिस्कस करने से पहले, आई विल सजेस्ट यू कि सर आप सबसे पहले इन रेशियोज के नाम कॉपी कर लीजिए, ताकि मेंटली हमारे माइंड में ये चीज तो आ जाए कौन कौन से रेशियोज हैं जो कि अपने को आगे जाके डिस्कस करने। हेडिंग पुट करो क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, और ये स्लाइड आप एज इट इज कॉपी करने की कोशिश कीजिए।
चलिए आगे मूव करेंगे और अब हम एक एक रेशियो डिस्कस करेंगे। और इस सीक्वेंस में मैं सबसे पहले जो रेशियोज डिस्कस करूंगा वो करूंगा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। ये जो 5 रेशियोज हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज में, ये कवर करना हमारा आज का टारगेट है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, देखो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि शॉर्ट टर्म का मतलब नॉर्मली होता है 1 साल। सॉल्वेंसी का मतलब होता है लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी का मतलब होता है अगर 1 साल के अंदर अंदर जो भी हमारी लायबिलिटीज है, अगर हम उसको पे करने के लिए एबिलिटी रखते हैं तो वी आर कंसीडर्ड लिक्विड, हमारी लिक्विडिटी है। और अगर हम उसकी एबिलिटी नहीं रखते तो हम हैं इल लिक्विड, मतलब एबिलिटी नहीं रखते। और वो लिक्विडिटी और इल लिक्विडिटी, हम लिक्विड है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ये 5 तरीके के रेशियोज कैलकुलेट करके आइडिया लगाने की कोशिश करती है। तो दीज रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू नो द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू पे इट्स करंट लायबिलिटीज व्हेन दे बिकम ड्यू, इट विल बी कंसीडर्ड लिक्विड, अदरवाइज इलिक्विड। अगर ऑर्गेनाइजेशन टाइमली ड्यू बेसिस पे अपना जो भी लायबिलिटीज है पे करने की एबिलिटी रखती है तो आंसर इज लिक्विड, अगर नहीं रखती तो आंसर इज इल लिक्विड। और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि मैंने कहा 5 तरीके के रेशियो कैलकुलेट करती है। और उस सीक्वेंस में सबसे पहला जो रेशियो आता है हमारा, दैट इज करंट रेशियो। करंट रेशियो आप में से किसी के लिए भी नया नहीं होगा क्योंकि करंट रेशियो 12th क्लास में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो करंट रेशियो क्या है? इट इंडिकेट्स द रेशियो। रेशियो कब कैलकुलेट होता है सर? जब एक फिगर को दूसरी फिगर से डिवाइड किया जाता है। तो इट इंडिकेट द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटी। जब भी इन्हीं 2 वेरिएबल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में 2 लग जाता है तो इसका मतलब ही होता है कि फर्स्ट वेरिएबल विल बी न्यूमरेटर एंड सेकंड वेरिएबल विल बी डिनोमिनेटर। फर्स्ट वेरिएबल विल बी न्यूमरेटर एंड सेकंड विल बी डिनोमिनेटर। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। वैसे आप सबको पता होता है करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है, बट जस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बताना। तो करंट एसेट्स में आप देख सकते हो कैश, स्टॉक, अकाउंट्स रिसीवेबल और प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारी चीजें कवर होती है। इसके अलावा भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह हो, यू कैन कवर कैश, स्टॉक, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस। अकाउंट रिसीवेबल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर दोनों कवर्ड हो जाते हैं, इसके अंदर डेटर्स भी आ जाते हैं और इसके अंदर बिल्स रिसीवेबल भी कवर हो जाते हैं। करंट लायबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर अकाउंट्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स जो कि 1 साल के अंदर आपको पे करने हो, आप कवर कर सकते। जैसे अकाउंट रिसीवेबल में डेटर्स और बीआर दोनों कवर्ड है, सिमिलरली अकाउंट्स पेबल के अंदर क्रेडिटर्स भी कवर्ड है और बिल्स पेबल भी कवर्ड है। एक कंपनी के लिए आइडियल सिचुएशन क्या है? आइडियल का मतलब बेस्ट। करंट रेशियो आइडियल माना जाता है 2:1। इसका मतलब यह है कि अगर एक कंपनी के पास करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में करंट एसेट्स डबल हो, अगर करंट लायबिलिटी 10,000 है तो करंट एसेट्स 20,000 हो, करंट लायबिलिटी अगर 1 लाख है तो करंट एसेट्स 2 लाख हो, मतलब करंट रेशियो अगर 2 है, 2:1 है, तो इट इज कंसिडर्ड बेस्ट। आइडियल मतलब बेस्ट। और करंट रेशियो जो है वो सिंपल प्रोपोर्शन में इंडिकेट किया जाता है। सिंपल प्रोपोर्शन मतलब 2:1, 3:5, 1:1, इस तरीके से इंडिकेशन किया जाता है। हेडिंग पुट करनी है आपको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। सबसे पहले ये 2 पॉइंट कॉपी करेंगे, उसके बाद करंट रेशियो स्लाइड कॉपी करेंगे, उसके बाद हम करंट रेशियो पे एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करेंगे। हम हर एक रेशियो पे जिन पे भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है या हमारे स्टडी मटेरियल वगैरह में क्वेश्चन गिवन है, पूछा जा सकता है, तो उस पर हम साथ के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी छोटे छोटे करते जाएंगे
ताकि हम उस रेशियो का एप्लीकेशन भी समझ सकें। कुछ रेशियो जैसे हैं जो स्टडी मटेरियल में है, कवर करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कवर करवाने पड़ते हैं, एग्जाम में कभी पूछे भी नहीं गए, ना अपने कोई स्टडी मटेरियल में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह गिवन है तो पूछे जाने के चांसेस भी नहीं होते। सबसे पहले तो आप ये स्लाइड कॉपी कर लीजिए, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। दिस इज द फर्स्ट कैटेगरीज ऑफ रेशियो तो हम डिटेल में अब डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड कॉपी कर लीजिए, हेडिंग पुट कर लीजिए पॉइंट नंबर 1 करंट रेशियो, मीनिंग लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, करंट एसेट्स में क्या कवर्ड है, करंट लायबिलिटी में क्या कवर्ड है, आइडियल करंट रेशियो क्या है और इंडिकेशन इसका सिंपल प्रोपोर्शन में होता है, इसको भी आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हमें करंट रेशियो पे क्वेश्चन ट्राई करना है ताकि हम इसके एप्लीकेशन समझ सकें। देखो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है छोटा सा, जस्ट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ करंट रेशियो फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को ध्यान से। हेलो डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंपनी का नाम है हेलो डिस्ट्रीब्यूटर्स, हैव द फॉलोइंग बैलेंस शीट। अपने पास एक छोटी सी बैलेंस शीट दी हुई है, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। लाइबिलिटीज में अगर मैं देखता हूं तो अकाउंट्स पेबल गिवन है और अदर करंट लाइबिलिटी गिवन है। अकाउंट्स पेबल इज द पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी। यह है लॉन्ग टर्म डेट, शेयर होल्डर्स इक्विटी। टोटल आ गया 5 लाख रुपए की लाइबिलिटी, 5 लाख की टोटल एसेट्स भी होगी और 5 लाख की एसेट का बाइफिकेशन क्या है सर? कैश है 25,000, करंट एसेट्स होता है। अकाउंट्स रिसीवेबल है 60,000, करंट एसेट्स होता है। इन्वेंट्री है 65,000, करंट एसेट्स होता है। लॉन्ग टर्म एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स। और क्वेश्चन जानना चाहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द करंट रेशियो। तो सिंपली यू कैन से सर 1 लाख रुपए तो मेरी करंट लाइबिलिटी है और अगर मैं इन तीनों करंट एसेट्स का टोटल करूं तो करंट एसेट्स है मेरी 1.5 लाख रुपए। तो मैं यहां पे इजीली अपना फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर कैलकुलेट कर सकता हूं। तो हेडिंग पुट करूंगा मैं आंसर नंबर 1। करंट रेशियो का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो एज पर क्वेश्चन करंट एसेट्स में लॉन्ग टर्म डेट में यू कैन कवर डिबेंचर्स या फिर लॉन्ग टर्म लोन। एक क्वेश्चन है मेरे सामने कि लॉन्ग टर्म डेट्स क्या होता है, तो लॉन्ग टर्म डेट्स में आप कवर कर सकते हो डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स या बॉन्ड्स भी आप कवर कर सकते हो। या सिंपली मैं कहूं 1 साल से ऊपर के लिए अगर आपने कोई भी लोन लिया हुआ है तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म डेट्स कहलाएगा। अगर मैं बात करूं करंट एसेट्स में तो एज पर क्वेश्चन करंट एसेट्स में 3 आइटम है, कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल और इन्वेंट्री। तो इन तीनों का मुझे एडिशन करना है। कैश है 25,000 रुपए, 25,000। अकाउंट्स रिसीवेबल आई हैव टू कंसिडर 60,000। इन्वेंट्री 65,000 और इसका आप टोटल करेंगे तो ये 1,50,000 आएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर चाहिए मुझे करंट लाइबिलिटी और एज पर क्वेश्चन आप देख सकते हो करंट लाइबिलिटी में 2 चीजें कवर्ड है, वन इज अकाउंट्स पेबल एंड वन इज अदर करंट लाइबिलिटी। 80,000 है आपका अकाउंट्स पेबल और 20,000 है आपका अदर करंट लाइबिलिटी। 1 लाख रुपए आपका करंट लाइबिलिटी आ जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, करंट एसेट्स 1,50,000 डिवाइडेड बाई
करंट लायबिलिटी 1,00,000 और हम इसको सिंपल प्रोपोर्शन में इंडिकेट करते हैं तो सर आंसर हो जाएगा 1.5:1, या फिर आप इसको लिख सकते हो 3:2, जैसे आपकी मर्जी। 1.5:1 भी लिख सकता हूं, अगर फ्रैक्शन में लिखने का मन ना हो तो आप इसको 3:2 भी लिख सकते हो। दिस इज द सिंपल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसको आप कॉपी कर लीजिए सबसे पहले। ये तो था अपना पहला रेशियो, करंट रेशियो, जिसका मैंने एक क्वेश्चन में छोटा सा एप्लीकेशन भी आपको करवा दिया। करंट रेशियो के बाद सेकंड जो रेशियो कवर होता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में, दैट इज क्विक रेशियो। क्विक रेशियो कहो, चाहे एसिड टेस्ट रेशियो कह दो, चाहे लिक्विडिटी रेशियो कह दो, ये एक ही रेशियो है। तो लिक्विडिटी रेशियो इज ऑल्सो नोन एज क्विक रेशियो, ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो। ये क्या इंडिकेट करता है? दिस रेशियो इंडिकेट्स द रेशियो ऑफ क्विक एसेट्स टू करंट लायबिलिटी। मतलब न्यूमरेटर विल बी क्विक एसेट्स एंड डिनोमिनेटर विल बी योर करंट लायबिलिटी। तो फॉर्मूला क्या लिखा जाता है लिक्विडिटी रेशियोज का? सर क्विक एसेट्स कह दो चाहे लिक्विड एसेट्स कह दो, एक ही बात है। तो लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अभी अभी हम पीछे ये तो देख के आए कि करंट लायबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड है, बट सर लिक्विड एसेट्स क्या होती है? तो सिंपली अगर मैं कहूं जो हमने अभी अभी करंट एसेट्स देखा था करंट रेशियो के टाइम पे, अगर हम उसमें से दो आइटम हटा दें, वन इज इन्वेंट्रीज एंड वन इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर करंट एसेट्स में से दो आइटम हटा दिए जाएं, दो वेरिएबल्स हटा दिए जाएं, स्टॉक कह दो इन्वेंट्री कह दो, एक ही बात है। इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस अगर माइनस कर देंगे तो जो बची हुई एसेट्स है करंट एसेट्स में, उसको बोला जाता है लिक्विड एसेट्स। और जो क्विक रेशियो है उसका भी एक बेस्ट रेशियो हमें बताया जाता है। आइडियल रेशियो क्या है? 1:1। अगर कंपनी की करंट लायबिलिटीज और लिक्विड एसेट्स इक्वल भी हो तो आंसर आएगा 1:1। उस सिचुएशन में भी कंपनी लिक्विड मानी जाती है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? लिक्विडिटी रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ये एक नॉर्मल फॉर्मूला हो गया, ध्यान देना, ये एक फॉर्मूला है अपना लिक्विडिटी रेशियोज का। क्या फॉर्मूला है? लिक्विडिटी रेशियोज इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। लेकिन जब मैं 50 बुक पढ़ता हूं, 10 बुक पढ़ता हूं, 20 बुक पढ़ता हूं, तो मुझे वहां पे एक अलग भी फॉर्मूला देखने को मिलता है। तो यहां पे क्या बताया इन्होंने हमें? सम अकाउंटेंट्स प्रेफर द टर्म लिक्विड लायबिलिटीज फॉर करंट लायबिलिटी। कई अकाउंटेंट्स, कई ऑथर्स क्या करते हैं, न्यूमरेटर तो लिक्विड एसेट्स रखते हैं बट डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटी की बजाय लिक्विड लायबिलिटीज कंसीडर करते हैं। तो माइंड में डाउट ये आता है, सर लिक्विड लायबिलिटीज क्या होती है? द टर्म लिक्विड लायबिलिटीज मींस लायबिलिटीज पेबल विद इन ए शॉर्ट पीरियड। ठीक है, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट तो हम बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले लेते हैं। कैश क्रेडिट का मतलब होता है जो आपके, जिनसे आप माल वगैरह खरीदते हो, उन्हीं से आपने क्या कर लिया, थोड़ा कैश भी उधार ले लिया, उसको बोला जाता है कैश क्रेडिट फैसिलिटी।
बैंक से लेते हो बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट पीरियड के लिए, किसी क्रेडिटर्स वगैरह से ले लेते हो कैश क्रेडिट फैसिलिटी, इफ दे बिकम परमानेंट मोड ऑफ फाइनेंसिंग, और अगर आप इस मोड को एज ए परमानेंट मोड यूज करते हो, परमानेंट मोड का मतलब बैंक वालों ने बोल दिया भाई 50,000 रुपए की हम आपको बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रहे हैं, और आपने वो 50,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले ली और उसको पेमेंट करने की आपकी कोई इंटेंशन नहीं है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है भाई 50,000 की, मैं वो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा निकाल सकता हूं अपने बैंक अकाउंट से। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, बैंक में अगर मेरा 1,00,000 रुपए जमा है और बैंक कहता है ओवरड्राफ्ट दे रहे हैं 50,000 का, तो मैं 1.5 लाख रुपए वहां से निकाल सकता हूं, और वो जो भी ओवरड्राफ्ट है उस पर बैंक मुझसे क्या लेती रहेगी, इंटरेस्ट लेती रहेगी। अगर मैं उसको परमानेंट मोड पे निकाल लेता हूं कि निकाल लिया और कोई इंटेंशन नहीं है 12 महीने के अंदर अंदर पे करने की, इसी तरीके से क्रेडिटर से कैश ले लिया, उसको नहीं बोला भाई साहब कब पे करूंगा, कोई इंटेंशन नहीं है, हो सकता है 2 साल में पे करूं, 4 में करूं, 5 में करूं, कहीं भी रिटर्न में नहीं है कब पे करूंगा। अब रिटर्न में नहीं है तो अगर मैं कंसीडर करूंगा शॉर्ट टर्म तो शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म करूंगा तो लॉन्ग टर्म होगा। तो अगर परमानेंट मोड ऑफ फाइनेंसिंग की तरह बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट को कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है तो वो फिर उसको माइनस कर देती है करंट लाइबिलिटी में से, तो हम पहुंच जाते हैं लिक्विड लाइबिलिटीज आर एक्सक्लूडेड। तो बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं फ्रॉम करंट लाइबिलिटी फॉर दिस पर्पस। तो इस सिचुएशन में फॉर्मूला क्या बन जाता है क्विक रेशियो लिक्विड रेशियो का, लिक्विडिटी रेशियो इज इक्वल टू, न्यूमरेटर विल बी सेम लिक्विड एसेट्स लेकिन डिवाइडेड में लिक्विड लाइबिलिटी आ जाएगा, और मैंने लिक्विड लाइबिलिटी आप फॉर्मूला भी लिख दिया नीचे, द लिक्विड लाइबिलिटी इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटी में से बैंक ओडी और कैश क्रेडिट हटा दो। दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। उसके पीछे रीजन ये है कि आप जब अपने स्टडी मटेरियल वगैरह के क्वेश्चन देखते हो तो वहां पे कुछ क्वेश्चंस में लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी फॉर्मूला लगा दिया जाता है, कुछ क्वेश्चन में लिक्विड एसेट्स अपॉन में लिक्विड लाइबिलिटी लगा दिया जाता है। आपके पास दोनों चॉइस है, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एमसीक्यू पैटर्न का, तो मेरा यह मानना है कि इंस्टीट्यूट दोनों के अकॉर्डिंगली आंसर नहीं देगा, किसी एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आंसर देगा, किसी एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आंसर देगा। तो आप दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर लेना, जिसके अकॉर्डिंगली वहां पे आपके पास ऑप्शंस में मैच हो रहा हो आंसर, वो आप टिक कर देना। कई बार बच्चा कहता है सर अगर दोनों से निकालूं और दोनों ही वहां पे अवेलेबल हो आंसर तो फिर किसको प्रेफरेंस देनी है, तो फिर मेरा ये कहना है उस सिचुएशन में एग्जामिनर ने क्वेश्चन गलत फॉर्म किया है, क्योंकि उस सिचुएशन में एग्जामिनर को जो इस फॉर्मूले से करेगा उसको भी ठीक करना पड़ेगा, इससे करेगा उसको भी ठीक करना पड़ेगा। और अगर एमसीक्यू क्वेश्चन चेक हो रहे हैं कंप्यूटराइज्ड तरीके से तो उस सिचुएशन में एग्जामिनर को दिक्कत आएगी या फिर बच्चों को दिक्कत आएगी। मेरा हमेशा ये मानना है ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों के अकॉर्डिंगली वहां पे आंसर होगा, क्योंकि दोनों ही फॉर्मूले इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में हमें सजेस्ट किए हुए हैं। किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जाने से पहले या क्विक रेशियो का एप्लीकेशन करने से पहले आप हेडिंग पुट कर लीजिए, और मैं बार बार बोल रहा हूं आपको दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। रीजन क्या है, स्टडी मटेरियल में कुछ फॉर्मूलों में पहला फॉर्मूला अप्लाई किया गया है तो कुछ में दूसरा फॉर्मूला अप्लाई किया गया, इसको आप कॉपी कर लो सब।
ये जो लिक्विडिटी रेशियो है इस पे भी हम एक क्वेश्चन ट्राई करके देखेंगे। आपकी स्क्रीन पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। द रेलिवेंट डेटा फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रॉस लिमिटेड, रॉस लिमिटेड कंपनी का नाम है, जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें कुछ रेलिवेंट डेटा दिया है, मतलब पूरी बैलेंस शीट नहीं पकड़ाई इस बारी, कुछ रेलिवेंट डेटा दिया एज ऑन 31 मार्च 2021 इज गिवन बिलो। कहते हैं कैश है 1,50,000, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल दैट इज अकाउंट रिसीवेबल है 4 लाख रुपए। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट है अपना 3,30,000 रुपए का। स्टॉक है 25 लाख रुपए का और प्रीपेड एक्सपेंस है 50,000 का। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारा ही करंट एसेट्स है, ये सारा ही करंट एसेट्स है। और करंट लाइबिलिटी जो है वो कहते हैं 10 लाख रुपए है। तो क्वेश्चन जानना चाहता है क्विक रेशियो विल बी, क्विक रेशियो कह दो, एसिड टेस्ट रेशियो कह दो, या फिर लिक्विडिटी रेशियो कह दो, एक ही बात है। हेडिंग पुट करेंगे इसका आंसर निकालने के लिए, आंसर नंबर 2। और इस क्वेश्चन को पढ़कर कहीं भी किसी तरीके का मेरे मन में डाउट नहीं है कि सर पहला फॉर्मूला लगेगा कि दूसरा, क्योंकि दूसरे फॉर्मूले की कंडीशन क्या है सर, दूसरा फॉर्मूला तो तब अप्लाई होने की बात है जब क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट गिवन हो। मेरे पास यहां पे ना तो बैंक ओवरड्राफ्ट है ना कैश क्रेडिट है, तो मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है कौन सा लगेगा सर, पहला ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। और पहला फॉर्मूला अप्लाई होगा तो फॉर्मूला मैंने ओपन करके रख दिया है, क्विक रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। तो मैंने लिक्विड एसेट्स को यहां पे ओपन करके रख दिया। लिक्विड एसेट्स में क्या कवर्ड होता है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो इस फॉर्मूले को मैंने यहां पे ओपन करके लिख दिया, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, करंट एसेट्स। तो जो क्वेश्चन में 5 करंट एसेट्स गिवन है उनका एडिशन करना है, कैश प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन पांचों का जो एडिशन है दैट विल बी योर करंट एसेट्स। सर कैश है 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स है 4 लाख प्लस 4 लाख, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 3,30,000 रुपए प्लस 3,30,000, स्टॉक गिवन है 25 लाख, 25 लाख, प्रीपेड एक्सपेंसेस है यहां पे 50,000 प्लस 50,000, कितना आ गया ये, $34,30,000। क्या आ रहा है, 34,30,000। सर 34,30,000 की करंट एसेट्स तो है, बट मुझे लिखनी है लिक्विड एसेट्स, क्विक रेशियो निकालना है। तो इसमें से एक तो स्टॉक माइनस कर दो, हटा दो 25 लाख रुपए का, एक प्रीपेड एक्सपेंस हटा दो 50,000। अब आपके पास जो एसेट बच गई दैट विल नोन एज लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। एज पर क्वेश्चन करंट लाइबिलिटी आपके पास गिवन है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। क्या आ जाएगा आपका, न्यूमरेटर आ गया आपका 8,80,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख। तो सर ये आ गया 0.88, और सिंपल प्रोपोर्शन में इंडिकेट करने के लिए 0.88:1। दिस इज द क्विक रेशियो एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अपने को जस्ट फॉर्मूला पता होने चाहिए, अकॉर्डिंगली हम इजीली आंसर फॉर्मुलेट कर पा रहे हैं। इसको आप कॉपी कर लो।
इसके बाद दो रेशियोज हो गए हमारे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में, कौन कौन से? तो पहला करंट रेशियो और दूसरा हो गया अपना क्विक रेशियो, ऑल्सो नॉन एज लिक्विडिटी रेशियो। इसके बाद एक क्वेश्चन और है मेरे पास क्विक रेशियो पे ही, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं फाइंड द करंट लायबिलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। करंट लायबिलिटी अपने को कैलकुलेट करके देनी है। एक तो इन्होंने हमें बताया करंट रेशियो जो कि 2:5 है, करंट रेशियो 2:5 है। एक है लिक्विड रेशियो जो कि 1:5 है। प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, आप ये मान के चलो, और स्टॉक गिवन है हमारे पास 4,000 रुपए का। तो क्वेश्चन जानना चाहता है करंट लायबिलिटी, मेरे पास करंट रेशियो गिवन है और मेरे पास लिक्विड रेशियो गिवन है और मेरे पास स्टॉक गिवन है 4,000 रुपए। सर अपने को लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला भी पता है, अपने को करंट रेशियो का फॉर्मूला भी पता है। अगर मैं पहले जो करंट रेशियो गिवन है उसकी मैं बात करूं तो करंट रेशियो का फॉर्मूला हम सबको पता है सर, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज होती है। अब इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन ने कहा करंट रेशियो 2:5 है। करंट रेशियो 2:5 होने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं लिखूं तो ये सिचुएशन है करंट रेशियो की, करंट रेशियो की ये सिचुएशन है 2:5। इसका मतलब क्या है? अगर 5 रुपए मेरा करंट लायबिलिटी है तो मेरे पास केवल और केवल करंट एसेट्स कितनी है? 2 रुपए की है। अगर मेरे पास करंट एसेट्स 2 रुपए की है तो करंट लायबिलिटी 5 रुपए, या करंट लायबिलिटी 5 रुपए है तो करंट एसेट्स मेरे पास 2 रुपए है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये क्या कैलकुलेट होके आता है मेरे पास? एक तरीके से 0.4 कैलकुलेट होके आता है। इसका मतलब करंट रेशियो एक तरीके से मेरे पास क्या गिवन है? 0.4। या फिर मैं कहूं तो सर ये 2 है और ये मेरे पास 5 है, ये 2 है, ये 5 है। मैं इसको इस तरीके से भी कह सकता हूं कि सर अगर इस 2 को मैं 1 मानूं तो ये 5 जो है वो 2.5 होगा प्रोपोर्शन बेसिस पे। अगर करंट एसेट्स 2 है तो करंट लायबिलिटी 5 है, तो अगर करंट एसेट्स 1 है तो करंट लायबिलिटी 2.5 है। बात तो एक ही है। जैसा कि मैंने आपको कहा यहां पे कि भाई आप 1.5:1 लिख दो चाहे 3:2 लिख दो, बात तो एक ही है। इसी तरीके से आप 2:5 लिख दो चाहे 1:2.5 लिख दो, बात तो एक ही है। इसका मतलब करंट एसेट अगर x है तो करंट लायबिलिटी मेरी 2.5x है। अगर करंट एसेट्स मेरी x है तो करंट लायबिलिटी मेरा 2.5x है। तो इसका मतलब यही है कि अगर करंट रेशियो आपका 2/5 है, 2:5 है, तो इसका मतलब यह है कि करंट एसेट्स अगर आपका x है, करंट लायबिलिटी आपका 2.5x है। यू कैन ऑल्सो राइट इट कि करंट एसेट मेरा 2x है तो करंट लायबिलिटी मेरा 5x है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। सिमिलरली अगर मैं आता हूं सेकंड जो मेरे पास रेशियो गिवन है लिक्विड रेशियो 1:5। अब लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन ने पहले ही क्लियर कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस तो है नहीं, तो इसका मतलब लिक्विड एसेट्स क्या होगी? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड रेशियो क्या है आपका? 1:5। मतलब ये सिचुएशन है। करंट एसेट्स क्या है? सर मुझे पता है करंट एसेट x है। स्टॉक कितना है? सर स्टॉक भी मुझे पता है 4,000 रुपए है। करंट लायबिलिटी कितना है? सर पता है मुझे 2.5x है। आप इसको इजीली सॉल्व करके करंट लायबिलिटी का आंसर दे सकते हो। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ये आ गया 1 × 2.5 2.5x इज इक्वल टू 5 × x 5x माइनस 5 × 4,000 20,000। सर ये हो गया 2.5x, ये 5x इधर आकर माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 20,000। सर ये बच गया माइनस 2.5x
इज इक्वल टू -20,000, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, x विल बी इक्वल टू 20,000 अपॉन में 2.5, 8,000 रुपये आंसर आएगा। 20,000 अपॉन में 2.5, 8,000 विल बी योर आंसर। नहीं है इसमें, कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी मैंने, एक बार चेक कर लीजिए। कोई फाइंड आउट कर पा रहा है कि कहां पे मिस्टेक है? एनीवन? एक्स करंट एसेट्स है। हाँ जी, एक्स करंट एसेट्स है। सीएल 2.5x होगा, बिल्कुल ठीक है। करंट एसेट्स एक्स है, सीएल जो है वो 2.5x होगा। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, मैंने अभी आंसर नहीं निकाला, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये करंट एसेट्स निकल के आया 8,000, जबकि अपने को करंट एसेट्स नहीं, अपने को क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटी निकालनी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है दिव्यांश। तो करंट लाइबिलिटी जो है वो हमारी क्या आ जाएगी? सर 8,000 तो मेरा करंट एसेट्स है, करंट लाइबिलिटी मेरा 2.5 टाइम्स है ना, तो 20,000 रुपये करंट लाइबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, वो मैंने करंट एसेट्स निकाली थी, करंट लाइबिलिटी विल बी 20,000। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप कॉपी कर लीजिए। प्रैक्टिकली देखो, अपने सिलेबस में जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो गिवन है स्टडी मटेरियल में, या जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं इसमें करंट रेशियो और क्विक रेशियो पे ही आते हैं। इसके अलावा भी नो डाउट 3 रेशियो गिवन तो है हमारे सिलेबस में, बट इनमें से अगर आपसे कुछ पूछा जा सकता है तो थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है। प्रैक्टिकल एज हमारे पास स्टडी मटेरियल में कोई क्वेश्चन नहीं है, ना एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम थ्योरेटिकली इनको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर थ्योरेटिकल बेसिस पे कुछ पूछा जाए तो हम उसका आंसर दे सके। थर्ड रेशियो जो आता है दैट इज नॉन एज सुपर क्विक रेशियो। इसके दो और भी नाम है, इट इज ऑल्सो नॉन एज एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, या फिर इसको कैश रेशियो भी बोला जाता है। इसमें क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, सुपर क्विक रेशियो कैलकुलेट करते वक्त फिर से न्यूमरेटर चेंज कर देती है। जैसे करंट रेशियो में तो पूरा करंट एसेट लिया, देन जब लिक्विडिटी रेशियो पे गए तो लिक्विड एसेट्स कंसीडर करी, तो सुपर क्विक रेशियो पे जब आते हैं तो ये सुपर क्विक एसेट्स कंसीडर करते हैं न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर वही रखा है करंट लायबिलिटी।
तो सुपर क्विक रेशियो इज इक्वल टू सुपर क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो माइंड में डाउट आता है, सर सुपर क्विक एसेट्स में क्या क्या कवर्ड होता है? तो सुपर क्विक एसेट्स अगर आपको निकालनी है तो करंट एसेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री तो आप लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करते वक्त भी माइनस कर ही रहे थे। करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस तो पहले भी माइनस हो रहा था लिक्विड के टाइम पे, अब एक आइटम और माइनस करवा दिया, डेटर्स भी माइनस करवा दिया। तो इसका मतलब अब सुपर क्विक एसेट्स में बचता क्या है? तो सर सुपर क्विक एसेट्स कंप्राइज मेनली, इसके अंदर कैश बचता है, बैंक बैलेंस बचता है और मार्केटेबल सिक्योरिटी बचती है। तो माइंड में डाउट आता है, सर ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज कोई भी ऐसी सिक्योरिटी में हमारा इन्वेस्टमेंट होता है जिसको हम 3 महीने या उससे भी कम टाइम पीरियड में कैश में कन्वर्ट करने की इंटेंशन रखते हैं। तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज कह दो या मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहूं तो मींस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट विच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 3 months और लेस टाइम। मैंने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है जिसको बेचकर मैं 3 महीने या उससे भी कम टाइम पीरियड में कैश ले लूंगा, कैश में कन्वर्ट कर लूंगा, तो उसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोला जाता है। तो सुपर क्विक एसेट्स जो है वो एक तरीके से इक्विवेलेंट टू कैश ही हो जाती है, क्योंकि इसमें कैश कवर्ड है, बैंक में जो पैसा है वो भी इक्विवेलेंट टू कैश होता है, और जो 3 महीने उससे कम टाइम पीरियड में हम कैश में कन्वर्ट करा लेते हैं वो भी इक्विवेलेंट टू कैश ही माना जाता है। इसको अगर मैं कहूं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो तो इसको कैश इक्विवेलेंट ही बोलते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो तो इसको कैश इक्विवेलेंट ही बोलते हैं। तो सुपर क्विक एसेट्स का एक सिंपल फॉर्मूला, सर सुपर क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। बस अपने को नॉलेज होनी चाहिए सुपर क्विक एसेट्स क्या है। तो सर करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर दो, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दो, डेटर्स भी माइनस कर दो। अगर माइनस ना करके आप प्लस की तरफ जा रहे हो तो कैश ले लो, बैंक ले लो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज ले लो। बस इतना सही फॉर्मूला है और इतना सही इसका कॉन्सेप्ट। इसके बाद एक चौथा रेशियो और भी है, कॉपी करवाऊंगा मैं, करवा देता हूं पहले, उसके बाद आप एक साथ ही कॉपी कर लेना। नेक्स्ट एक रेशियो आता है डिफेंसिव इंटरवल रेशियो, DIR के नाम से इसको जाना जाता है। डिफेंसिव इंटरवल रेशियो जो है वो एक नए तरीके का रेशियो है, और ये रेशियो सिंपल प्रोपोर्शन में कैलकुलेट नहीं होता, ये नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन कब कैलकुलेट करती है? ये डिफेंसिव इंटरवल रेशियो ऑर्गेनाइजेशन तब कैलकुलेट करती है जब ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ टाइम पीरियड तक कैश आना कहीं से नहीं है, पैसा आने की उम्मीद कहीं से नहीं है, बट मुझे अपने खर्चे तो निकालने हैं, मुझे अपना बिजनेस तो चलाना है, तो मुझे रेंट भी पे करने पड़ेंगे, स्टाफ की सैलरी भी पे करनी पड़ेगी। तो जब मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे पास जो कैश पड़ा हुआ है उससे मैं कितने दिन तक अपने खर्चों को मीट कर सकता हूं। अगर मैं कहूं मेरे पास 5 लाख रुपए है और मेरा डेली का 5,000 रुपए का खर्च है, तो आप कह सकते हो सर इसका मतलब 100 दिन तक आप सरवाइव कर जाओगे। 5-5 हजार रुपए का डेली खर्चा करोगे तो 100 दिन में 5 लाख रुपए खर्च होंगे, 100 दिन आप डिफेंस कर जाओगे अपने को, 100 दिन तक आप अपने आप को डिफेंस कर जाओगे, मतलब अपने आप को बचा पाओगे, सरवाइव कर पाओगे। तो बस ऑर्गेनाइजेशन भी ये जानना चाहती है कि जब हमारे पास कहीं से पैसा आने की उम्मीद ना बचे, हम कितने दिन सरवाइव कर सकते हैं। बस उस रेशियो को बोला जाता है डिफेंसिव इंटरवल रेशियो। डिफेंसिव इंटरवल रेशियो का मीनिंग क्या है जो मैंने आपको बताया उसी को लिखा हुआ है यहाँ पे। डिफेंसिव इंटरवल रेशियो इज ए वेरी यूजफुल फॉर मेजरिंग कंपनीज लिक्विडिटी पोजीशन, कब तक लिक्विड हूं, इसके बाद इंसॉल्वेंट हो जाऊंगा। इट मेजर्स कंपनीज एबिलिटी टू फाइनेंस इट्स डेली कैश एक्सपेंसेस आउट ऑफ इट्स लिक्विड एसेट्स। और यहां पे फॉर्मूले में लिक्विड एसेट्स जो है अपॉन में एस्टिमेटेड डेली कैश रिक्वायरमेंट, ये डेली कैश रिक्वायरमेंट का खर्चा है। तो मैंने कहा मेरे पास लिक्विड एसेट्स है 5 लाख की और मेरा 5,000 रुपए का खर्च है, मैं कितने दिन सर्वाइव कर लूंगा सर? 100 दिन। तो डिफेंसिव इंटरवल रेशियो का फॉर्मूला क्या बनाया गया?
लिक्विड एसेट्स अपॉन में एस्टिमेटेड डेली कैश रिक्वायरमेंट। और जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं, ये नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट होता है, ना कि सिंपल प्रोपोर्शन। बाकी जो पीछे 3 रेशियो देखिए, करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, या तीसरा भी कहूं सुपर क्विक रेशियो, तीनों सिंपल प्रोपोर्शन में, बट डिफेंसिव इंटरवल रेशियो नंबर ऑफ डेज में होता है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मीनिंग आपको पता होना चाहिए, सिलेबस का पार्ट है, पूछा कभी नहीं गया, वो अलग बात। इसके अलावा एक और रेशियो इसके अंदर कवर किया जाता है, दैट इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो। नाम से ही आइडिया लग रहा है, डेट जो होती है, जो हम लोन वगैरह लेते हैं, उसकी सर्विस के लिए पे किया जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो जो हमने डेट ली हुई है, हम उसकी सर्विस के बदले में जो इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट को इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो सर्विस चार्जेस भी बोलते हैं। इंटरेस्ट जो है उसको जो इन्वेस्टर्स हैं टेक्निकल लैंग्वेज में सर्विस चार्जेस भी बोला जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको ये बताता है कि हमें जो डेट पे करना है, एग्जांपल मान लो आप कहते हो सर मुझे एक तो 50,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे करनी है, साथ में उस पर 10,000 रुपए का इंटरेस्ट भी पे करना है, मतलब मुझे टोटलिटी में 60,000 रुपए पे करने हैं। तो इस 60,000 रुपए को पे करने के लिए मेरे पास क्या अवेलेबल है, कितना पैसा अवेलेबल है? मैं कहता हूं सर 3 लाख रुपए मेरे पास है, जिसमें से 60,000 रुपए पे करने हैं। तो यू कैन से सर इसका मतलब आपके पास 5 गुना पैसा है इस डेट की इंस्टॉलमेंट और लोन के इंटरेस्ट को पे करने के लिए। तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या इंडिकेट करता है? दिस रेशियो इंडिकेट्स वेदर द बिजनेस इज अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट्स, क्या हम सफिशिएंट प्रॉफिट कमाते हैं ताकि हम पे कर सकें नॉट ओनली द इंटरेस्ट चार्ज बट ऑल्सो वेदर ड्यू ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू का मतलब यहां पे नॉर्मली इंस्टॉलमेंट से लिया जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब यहां पे जो भी आपको इंस्टॉलमेंट है उससे लिया जाता है। द रेशियो इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कंपनी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाती है उसमें एक तो डेप्रीशिएशन ऐड बैक कर दो, क्योंकि डेप्रीशिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस जो कि कंपनी किसी को एक्चुअल में जेब में से निकाल के तो देती नहीं है। तो वो पैसा भी, डेप्रीशिएशन जो आपने खर्चा लिखा है वो पैसा है तो आपकी जेब में, आप वो जस्ट खर्चा दिखा रहे हो। प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन। एक्चुअल में सिंपल सी मैं बात कहूं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंचते पहुंचते ऑर्गेनाइजेशन डेप्रीशिएशन और इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर चुकी होती है। अब डेप्रीशिएशन जो है वो माइनस करने का कोई मतलब था नहीं, क्योंकि मैंने वो किसी को दिया तो है नहीं, तो वो मेरे पैसा मेरी जेब में पड़ा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए तो मैं जानना ही चाहता हूं सर इसको पे करने के लिए मेरे पास पैसा है कितना, तो वो माइनस थोड़ी ना कर दूं। तो ये दोनों चीजें हम क्या कर लेते हैं, वापस ऐड बैक कर लेते हैं और डिवाइड किससे कर देते हैं, जो जो मुझे पे करना है। क्या पे करना है सर? इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट, तो डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लोन और लोन पेमेंट इन ए ईयर, जो कि आपकी क्या होगी, इंस्टॉलमेंट होगी, एक साल में जो आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीशिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट अमाउंट प्लस इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल अमाउंट इन ए ईयर। आइडियल रेशियो इसका भी हमें बताया जाता है, अगर डेट सर्विस कवरेज रेशियो कंपनी का 2:1 हो तो दिस इज कंसिडर्ड बेस्ट। तो ये 3 जो फॉर्मूले हैं, सुपर क्विक, डिफेंसिव इंटरवल, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ये थ्योरेटिकली अपने सिलेबस में है, प्रैक्टिकली कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में भी नॉर्मली नहीं पूछा जाता। एक चीज अपने को और नॉलेज होनी चाहिए, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड, वर्किंग कैपिटल। आई थिंक सबने रेशियो एनालिसिस में वर्किंग कैपिटल पहले भी कैलकुलेट करा हुआ होगा अपने 12th क्लास वगैरह में। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटी। इसकी भी हमें आगे जाके जरूरत पड़ेगी, जिसका फॉर्मूला स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ नहीं है, बट वो अप्लाई करवा लेते हैं हमसे। तो मैंने सोचा आपको साथ के साथ बता दिया जाए, तो हम आगे जब और क्वेश्चंस करेंगे तो हमें उसमें हेल्प मिल जाएगी। तो ये जो 4 फॉर्मूले हैं आपके सामने आए हैं, सुपर क्विक, डिफेंसिव इंटरवल, डेट सर्विस कवरेज रेशियो,
और जो एक मैंने अपनी तरफ से बताया वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये चारों आप कॉपी कर लीजिए। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर आपसे इसमें से कुछ पूछ सकता है, प्रैक्टिकली भी पूछे तो अपने पास फॉर्मूला तो आ ही गया, अप्लाई करके हम इजीली प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर तो दे ही सकते। कॉपी कर लो इसको। एक क्विक रीकैप अगर रखें हम तो वी कैन से सर आज हमने स्टार्ट किया है टॉपिक रेशियो एनालिसिस, प्रैक्टिकल है, एग्जाम में वेटेज 8 नंबर तक की हो सकती है। सबसे पहले रेशियो का मीनिंग, सर एक फिगर को दूसरी फिगर से जब डिवाइड किया जाता है दैट इज नॉन एज रेशियो। इट मे बी इन सिंपल प्रोपोर्शन, इट मे बी इन नंबर ऑफ टाइम्स, इट मे बी इन परसेंटेज टर्म। एनालिसिस का मतलब होता है कंपैरिजन, तो कंपैरिजन इंट्राफर्म भी हो सकता है और इंटरफर्म कंपैरिजन भी हो सकता है। तो रेशियो एनालिसिस में क्या होता है, हम रेशियो डिटरमाइन करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। कौन कौन पार्टीज होती है जो इसमें इंटरेस्टेड होती है, ऑनर्स या इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स और मैनेजमेंट। इन्वेस्टर अर्निंग कैपेसिटी जानना चाहता है, क्रेडिटर्स लिक्विडिटी जानना चाहता है, मैनेजमेंट कॉस्ट एफिशिएंसी लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी जानना चाहता है। 3 कैटेगरीज है मेनली, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियो एंड सॉल्वेंसी रेशियो।
या फाइनेंशियल रेशियो। फाइनेंशियल रेशियोज में दो तरीके की सॉल्वेंसी डिस्कस की गई है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। हमने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी डिस्कशन स्टार्ट किया आज, जिसमें सबसे पहले करंट रेशियो था, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी उस पर एक क्वेश्चन किया। दूसरा था लिक्विडिटी रेशियो, ऑल्सो नोन एज क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। दो फॉर्मूले हैं सर इसके, पहला है लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, दूसरा है लिक्विड एसेट्स अपॉन में लिक्विड लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस हटा दो। करंट लायबिलिटी लेना है तो वेल गुड, अगर लिक्विड लायबिलिटी लेनी है तो करंट लायबिलिटी में से आप कैश, क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर दो। इसके बाद हमने दो क्वेश्चन ट्राई किए। देन हमने बात करी सुपर क्विक रेशियो, ऑल्सो नोन एज कैश रेशियो, ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। फॉर्मूला होता है सुपर क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। सर सुपर क्विक एसेट्स कैसे निकालें, तो करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और डेटर्स माइनस कर दो। डिफेंसिव इंटरवल रेशियो फॉर्मूला है आपका लिक्विड एसेट्स अपॉन में एस्टिमेटेड डेली कैश रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ डेज में ये कैलकुलेट किया जाता है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड कर लो आप पहले तो डेप्रिसिएशन, देन ऐड कर लो इंटरेस्ट ऑन लोन, डिवाइड कर दो इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस प्रिंसिपल अमाउंट जो आपको विद इन द ईयर पे करनी है, विद इन ए ईयर, जो कि प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट अमाउंट होती है। और वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडे क्लास। आज की क्लास में हमने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो कंप्लीट कर लिया। इसको आप रिवाइज करके आइए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज के जो नाम मैंने आपको बताए हैं आप उनको देखकर आ सकते हो ताकि आपको चीजें समझने में थोड़ा इजी लगेगा। चलिए जी क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।